इंडियन स्टॉक मार्केट मोटा मोटी तौर पर आज भी गिरता हुआ दिखा। वहीं पे जो इंडियन मार्केट है वो अब पांचवें पायदान से गिर करके सातवीं लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है। मतलब ताइवान और साउथ कोरिया ने इंडियन स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है। काफी सारे रिपोर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि आरबीआई ने अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन के गोल्ड रिजर्व बेच दिए हैं। और बहुत कुछ है समझने को, बहुत कुछ है जानने को। कल की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, उसके भी मैं आंसर दूंगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, एआई को देख रहे हो और कितनी तेजी से ये चीजें चेंज हो रही है, आपको शायद इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार को लेकर के। हमारा बाजार बैक टू बैक गिरे जा रहा है और ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिर चुका है निफ्टी 50। और ओवरऑल बाजार के अंदर भी ऐसी कोई पॉजिटिविटी तो नहीं दिख रही। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट आज भी ग्रीडी जोन के अंदर है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता है कि बाजार गिर रहा है तो खरीदना है हमें। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। चाहे विजय केडिया हो, आप उनके इंटरव्यूज जाकर के देखना, उन्होंने एक चीज बोला है कि भाई मैं नया पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा रहा, मैं उस समय पे कैश पर बैठा हूं। अगर आप शंकर जी को सुनते होगे तो वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अब मैं इंडिया के अंदर थोड़ी सी पोजीशन कट कर चुका हूं। अगर आप सौरव मुखर्जी को देखोगे तो उस भाई ने तो बहुत सारे सपने बेचे थे, वो भी कह रहे हैं कि अब मैं इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप होता है कोटक को सुनोगे तो वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई चीजें खराब हो गई हैं, आईपीएल खत्म हो गया, अब अपने काम पे फोकस करो। अगर आप ये सोचो कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो आप ये समझो ये इतने बड़े लोग हैं जो डेटा इनके पास है, जो पॉलिसीज बनने वाली हैं शायद उसका भी एक्सेस इनके पास होगा। आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस चीज की वार्निंग दे रहे हैं। अगर आप ये सोचो भाई मैं एसआईपी करता रहता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये वो बात ठीक है, करो। लेकिन अगर मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि लेट से हमारे पास 100 यूनिट है, ठीक है, 100 रुपए हैं हाइपोथेटिकली, सारे 100 रुपए मैं यहां पर लगा दूं और बाजार यहां से भी 10-12% गिर जाए, किसकी गलती होगी? ये हमारी गलती होगी, क्योंकि हम बड़े लोग क्या कह रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं, और ये लोग वो हैं जो इंडिया को लेकर के सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ये भी आकर के आपको वार्न कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, क्योंकि आप लोग बोलोगे बहुत सारी नॉइसेज हैं, ये है वो है। उदय कोटक, कोटक बैंक बनाया उस आदमी ने। विजय केडिया, मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे उस इंसान ने। अरे भाई आपका देश का प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर भी ये चीज कह रही है, तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो और मुझे नहीं पता आपको कैसे समझ आएंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो डेटा बैक्ड है, मेरी कहानी नहीं है इसके अंदर। ताइवान और साउथ कोरिया ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया है। इंडिया को पांचवें पायदान पे पहुंचने में कितना टाइम लगा था? सालों लगे थे, है ना। और ऑल ऑफ द सडन कुछ हफ्तों के अंदर ही हम पांचवें पायदान से सातवें पायदान पर आ चुके हैं। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। आपको यूएस दिखेगा, फिर चाइना दिखेगा, फिर जापान, फिर हांगकांग, फिर ताइवान, फिर साउथ कोरिया, इंडिया, उसके बाद फ्रांस। ठीक है, तो आप देखो इंडिया के क्या हाल हो रहे हैं। साउथ कोरिया बीट कर गया। अरे हम तो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे ना, क्या हो रहा है हमारे मार्केट के साथ? क्यों हम जीडीपी के हिसाब से भी गिर रहे हैं, हम मतलब मार्केट कैप के हिसाब से भी गिर रहे हैं? कौन क्वेश्चन पूछेगा? अगर आप एसआईपी कर रहे हो, सिर्फ एसआईपी कर रहे हो, तो ये डेटा आपको शॉक करेगा, क्योंकि हम पांचवें से चौथे पे आने चाहिए थे, हम पांचवें से सातवें पे पहुंच चुके हैं। मतलब क्या है, जो जापान के अंदर एक बार हुआ था वो चीज शायद इंडिया के अंदर ना हो जाए। ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, क्योंकि गलती से ये चीज हो गई तो आप फंस सकते हो। अब जापान में क्या होता ना, इसको समझो। जापान के अंदर मार्केट 10-12 साल नहीं चली थी, नॉर्मल है, ये फेज आता है, इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन जो था, महंगाई दर का नंबर, वो भी ऑलमोस्ट जीरो था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर बाजार नहीं चला, तो ठीक है, क्योंकि वहां पे महंगाई दर इतनी नहीं थी। यहां पे महंगाई दरें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ अगर हमारी इकोनॉमी भी स्टक हो गई, ये किसी भी देश के साथ सबसे बुरी चीज हो सकती है, क्योंकि देश को ग्रो करने के लिए ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ कहां से आएगी? वी डोंट हैव एनी क्लू। और यही एक रीजन है कि जो ताइवान और साउथ कोरिया है ये हमसे आगे जा रहा है। इसी के साथ साथ काफी सारे रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि $12 बिलियन के आसपास जो गोल्ड रिजर्व है ये बेच दिया है हमारी आरबीआई ने। आरबीआई ने आकर के बोला कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ ही नहीं करा। क्यों बोला आरबीआई ने आकर के? ये चीज पहले भी हो चुकी है कि हमारे देश की गोल्ड को हमने गिरवी रखा, पैसे लिए, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करा, 8-9 महीने साल भर के अंदर हमने अपना गोल्ड वापस ले लिया। लेकिन वो जो सरकार है उसको आज तक, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो कोसती है। आज तक हम लोग कोसते हैं कि कितनी निकम्मी सरकार हुआ करती थी जिसने गोल्ड को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया था। उसके बाद से लेकर के आज तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अभी हमारे फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा स्टेबल हैं, ऐसा दिखता है, मोटे मोटे तौर पर दिखता है। जो डेटा है वो बता रहा हूं, कल डेटा बदल जाए, नो वन नोस, ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे, सबको सेम ही लेवल पे पता है, डेटा जो है वही पता है, ठीक है।
आज की डेट के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई गोल्ड नहीं बेचा, लेकिन आगे चल करके अगर ये बोला कि भाई गोल्ड बेचा तो इससे एक बहुत बड़ा क्रैश आने की उम्मीद है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एफआईआई को ये लगेगा कि भाई अब मैंने जो फॉरेन इस कंट्री के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करा है, आने वाले टाइम पे क्या मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इनके तो रिजर्व ही खत्म हो गए हैं। और अगर ऐसा होता है, आईएनआर टू डॉलर जो कि 96 के आसपास है, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है, 100 के ऊपर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको ये चीज कब हुई। ठीक है, तो ये चीज कितनी सही है और कितनी गलत है, नो वन नोज। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आग नहीं लगी तो धुआं नहीं उठेगा। मतलब आग कम या ज्यादा लगी हो सकती है, क्योंकि धुआं उठ रहा है, और धुआं बिना आग के नहीं उठता। शायद आपको पता हो ना हो, कितनी चीजें हमें पता चलती है, कितनी चीजें हमें पता नहीं चलती, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब यहां तक थी जो न्यूज के अंदर चीजें चल रही हैं। अब यहां से मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूं, जो कि रीसेंट डेज के अंदर चेंज हुआ है। और चेंज क्यों है? बेस्ड ऑन डेटा। डेटा जो बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मानता हूं, और उस डेटा को अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के साथ मैच करूं तो मेरे को चीजें समझ आती हैं। कल काफी सारे लोगों के कमेंट आए कि यार आप तो एआई करते थे, अब एआई का जो स्टॉक है वो बर्बाद हो जाएगा। आप कल आपने ये वीडियो बनाई, बिल्कुल वीडियो बनाई। अब इस चीज को ना आप समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, और शायद आधों ने वो चीज नहीं समझी, और ये समझ गए ना आपका गेम सॉर्टेड हो जाएगा। और ये गेम सॉर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले समझो एआई क्या है। ठीक है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब एआई के ना चारों तरफ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कूलिंग इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, कि भाई डेटा सेंटर को कूलिंग की चाहिए होगा, एआई को कूलिंग की चाहिए होगी। एआई के बदले हमारा क्या है, डेटा सेंटर्स की एक इंडस्ट्री बन रही है, उसके बदले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक इंडस्ट्री बन रही है, इसके साथ हमारी एनर्जी की एक इंडस्ट्री बन रही है, इसी के साथ साथ हमारी क्लाउड सर्विसेज की एक इंडस्ट्री बन रही है, इसी के साथ साथ हमारी मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके आसपास बन रही हैं। ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, मतलब एआई यूज करने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और आउटपुट कम है। मतलब क्या है, ये बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्या ये पहले नहीं हुआ? अगर आप इसको सोचियो ना कि .com बबल जैसी सिचुएशन है कि भाई 2002 तक जो हुआ था वो हो जाएगा, बिल्कुल ये उसकी उल्टी सिचुएशन है। वहां पर क्या होता था कि किसी भी कंपनी के पास .com डोमेन है, मतलब कंपनी का ना कोई बिजनेस है, ना कोई प्रोडक्टिविटी ऐड कर रही है। मतलब अभी तो प्रोडक्टिविटी कम ऐड कर रही है, उस समय पे प्रोडक्टिविटी ऐड ही नहीं कर रही थी। दूसरी चीज, कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, यहाँ बिजनेस मॉडल है। तीसरी, जो लोग स्पेकुलेट करते थे, मतलब ऐसे ही लगा रहे थे कि भाई .com में तो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा काफी ज्यादा था। यहां पर क्या है, मल्टी बिलियन डॉलर हाई कैश फ्लो वाली कंपनी, गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसी कंपनीज एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके साथ एक और इशू आया था, रियल लाइफ का यूज केस क्या है, कुछ क्लियर नहीं हुआ था उस समय पे। इस समय पे यूज केस भी क्लियर हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेन इशू है एक्सपेंसिव होना। ठीक है, तो ये .com बबल नहीं है। इस समय पे जो इस एआई को बनाने के पीछे जो कंपनीज हैं वो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, यहाँ पर इनके पास बहुत पैसा है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज मुझे पर्सनली दिखती है अगले 2 से 3 साल तक, क्योंकि अब जो कंपनीज हैं वो रेज कम कर पा रही हैं पैसा। ठीक है, अगले 2 से 3 साल के अंदर मुझे ये लगता है, टुक टुक की आवाज आ रही होगी, अगली वीडियो के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता ये कैसे बंद होती है आवाज, मैं कोशिश कर रहा हूं, देखेंगे आगे। लेकिन आज वीडियो के लिए इसको माफ कर लेना, इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। अगले 2 से 3 साल के अंदर बेसिकली क्या होगा मेरे हिसाब से, ये जो कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये रिड्यूस कैसे हो जाएगी, अगर आज आउटपुट हम 1 रुपये देते हैं कि भाई 1 रुपये का मेरे को रिजल्ट मिला, और उसको उसके पीछे हम बंद करते हैं 4 रुपये, 2 से 3 साल के अंदर मुझे लगता है कि भाई आउटपुट हमें 2 रुपये का मिल जाएगा, और बर्न हम यहां पर करेंगे 1 रुपये। इससे हम थोड़े से प्रॉफिटेबल होंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म के अंदर ईजी हो जाती, सस्ती हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टच वाले फोन को देखो, जब स्टार्टिंग में टच वाला फोन आया था भाई साहब, एक टच वाले फोन 10-12 हज़ार के आए थे। आज की डेट में 5-5 हज़ार रुपए में भी आपको टच वाले फोन मिल जाते हैं। इंटरनेट की बात कर लो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करो, लैपटॉप की बात कर लो, डेस्कटॉप की बात करो, हर चीज की बात करोगे, ये चीज एक लेवल पर आकर के सस्ती हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो चैट जीपीटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये अभी वर्कआउट नहीं कर रहा, लेकिन ये फ्यूचर में वर्कआउट कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कुछ आपको गिनवा करके जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है कि इनको ट्रेन करने में बहुत सारा पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन डीप सीक जो कि चाइना का एआई है ना, उसको ट्रेन करने में काफी कम पैसा लगा। इसका मतलब ये है कि पैसे को अगर सही से यूटिलाइज किया जाए तो ये एआई सस्ता बन सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इतना ही पैसा बर्न करेगा, ये सस्ता बन सकता है। डीप सीक को चाइनीज गवर्नमेंट फंड कर रही है, इन सारी कंपनीज को बड़े बड़े कंपनीज फंड कर रही है, अमेज़न, एआई, ओपन एआई, क्लाउड और एंथ्रोपिक को फंड कर रही है। मतलब क्या है, वहां पे गवर्नमेंट का पैसा है, यहाँ पे कंपनीज का पैसा है। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि ये चीजें एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होनी चाहिए।
ठीक है। तो हो सकता है ओपन एआई या क्लॉड सस्टेन ना कर पाए, इतने प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन एआई सस्ता होगा। डीप सीक ने ये चीज प्रूव कर दिया है कि इतने पैसों की जरूरत नहीं है आपको एआई को ट्रेन करने के लिए। मैं इंडिया का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट घुसा दूं, क्योंकि इंडिया में मैं रहता हूं, तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, ना ही कोई बिजनेस आकर के एआई के ऊपर काम कर रहा। तो ये चीज भी क्लियर रख लेना, ठीक है। वट आगे चलते हैं। अब यहां पर मुझे ये लगता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जनरेटिव एआई, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये है एक अंडरलाइन बिजनेस। मतलब इंटरनेट, जब आप इंटरनेट की बात करते हो तो उसके ऊपर ब्राउजर्स बने हैं, जैसे क्रोम, जिसके अंदर शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे, उस ब्राउजर्स के ऊपर वेबसाइट बनी, जैसे कि यूट्यूब, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे होगे। ये थर्ड लेयर है बिजनेस का, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बना। इसी तरीके से एआई के अंदर ये जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, ये सेकंड लेयर है, ये वेबसाइट है। अब इसके ऊपर जो भी बिजनेस बनाएगा ना, वो मुझे लगता है मेजर पैसे बनाएगा, या फिर ये जो अंदरनीथ है हमारा, यहां पर पैसा बनेगा। यहां पर पैसा कौन बनाएगा? सबसे पहली चीज, ये जो सेकंड लेयर है, ये कौन सी है और फर्स्ट लेयर कौन सी है? सेकंड लेयर है कूलिंग इंडस्ट्री। मतलब भाई एआई चलेगा, डेटा सेंटर चलेगा, बहुत ज्यादा हीट होगी, इंडिया की कूलिंग इंडस्ट्री चलेगी। डेटा सेंटर, मुझे लगता है डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स भागेंगे। सेमीकंडक्टर, मुझे लगता है सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स भागेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे लगता है ये भागेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, याद रखना। एआई नहीं चलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बिल्ड हो गया हाइप के अंदर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हो जाएगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हो गया तो उसके ऊपर जो बिजनेस बनेगा हाइप के बाद, क्रैश के बाद, वो सस्ते हो जाएंगे। मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बेस्ट चीज कौन सी है? Amazon, एप्पल, मेटा, गूगल, ये ऐसी हैं, मतलब ये अनबीटेबल कंपनीज बनेंगी आने वाले टाइम पे, मेरा मानना ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी, और बाकी जो कंपनी है कोफोर्ज, ये कंपनीज मुझे लगता है यहां से रिकवर करेंगी, अच्छा काम करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्ता मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी कंपनीज काम करेंगी, वो करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, और जो इनको वायर और केबल वाली जो कंपनीज है वो अच्छा काम करेंगी। ठीक है, ये 3 से 4 लेयर पर्सनली मेरे को लगता है अच्छा काम करेगी। एआई खत्म नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा एआई खत्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं जो अभी हाइप है, इससे 40% क्रैश आएगा। उस क्रैश के बाद जो कंपनी सर्वाइव करेंगी, फिर वो जो सस्ता रॉ मटेरियल पड़ा है मार्केट के अंदर, जो डेटा सेंटर बन गया, वो तो बन गया ना। अब चाहे आप यूज करो या ना करो, वो बना हुआ है, मतलब सस्ता हो जाएगा वो। तो उस केस के अंदर वो डेटा सेंटर यूज होगा, और उसके ऊपर जो बिजनेसेस बनेंगे वो ओवरऑल तरीके से पैसा बनाएंगे। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, 3 वीडियो की मैंने सीरीज इस तरह प्लान करी है, जिसके अंदर मैं स्टॉक्स के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ क्या चीजें हो रही हैं वो, और क्या प्रोबेबिलिटी है इन अ लॉन्ग रन, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैंने 5, 7, 10 दिन इसके ऊपर बैठ करके समझा है। जितना डेटा हमारे सामने, देखो टेक आईटी ये बहुत तेजी से डेवलप होता है, बहुत तेजी से चेंज होता है। तो इसके अंदर आप ये सोचो कि भाई ये एक लिखी हुई लाइन है, ऐसे ही काम करेगा नहीं। हमें ये पता था ना कि भाई इंडिया जो है 5 से चौथे नंबर पे जाएगा, 7वें पे आ गया। मतलब क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप सोचो चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाएं, और आप शेयर बाजार में हो, इवन आप किसी भी दुनिया के किसी भी एंगल में हो, आपको ये नहीं पता अगले मिनट क्या होगा, आप प्रिडिक्टेबिलिटी में प्रॉक्सिमिटी ढूंढते हो। मतलब भाई ये होने के चांसेस 70% है। अब इंडिया के 5वें से चौथे पे जाने के चांस 70% थे, लेकिन वो 7वें पे आ गया। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गलत खराब हुई। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि भाई इससे कितना नीचे जाएगा, आगे कितना हो सकता है, इस पे भी प्रोबेबिलिटी का गेम है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता यहाँ पर, आप अपनी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर खेलते हो। और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको ये पता होगा, लाइफ के अंदर भी प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मैं अगले 10 साल के अंदर जिंदा रहूंगा, इस वजह से मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ, या बाकी सारी चीजें। सो प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी पे ही काम चलेगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई, समझ आई इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।